Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till section 99. In today's video we are going to discuss section 100. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 100 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of powers of High Court to validate the proceedings held under mistake as to the jurisdiction. अगर कहीं पर इख्तियारात के इस्तेमाल में कोई गलती हुई है तो हाई कोर्ट के पास क्या उन प्रोसीडिंग्स को वैलिडेट करने की पावर है या नहीं, ये सेक्शन 100 बता रहा है. इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेमली, अब कुछ केसेस को डिस्कस किया गया है. नंबर 1, if it appears to the civil court that the court under its control has determined a suit of the class mentioned in section 77 which under the provisions of that section should have been heard and determined by a revenue court. अगर तो सिविल कोर्ट को ये लगता है कि कोई केस ऐसा था, यानी कि सेक्शन 77 के अंदर जो ग्रुप ऑफ क्लासेस को मेंशन किया गया था कि इन ग्रुप्स में से इन मैटर्स को फलां कोर्ट डिसाइड करेगी, फलां रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड करेगा. तो अगर सिविल कोर्ट को ये लगता है कि ये मामला रेवेन्यू कोर्ट के इख्तियार में था, रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी इसको सुनने की, लेकिन सिविल कोर्ट ने इसको सुन के डिसाइड कर लिया है, या सेकेंडली इफ इट अपीयर to the revenue court that the court under its control has determined a suit which should have been heard by civil court, या अगर रेवेन्यू कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई मैटर जो था वो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का था लेकिन गलती से उसको रेवेन्यू कोर्ट ने सुन लिया है. दो तरह के मामलात हैं, ऑपोजिट है. सिविल कोर्ट को लगता है कि मामला जुरिस्डिक्शन का था रेवेन्यू कोर्ट की, लेकिन सिविल कोर्ट ने सुन लिया. इसी तरह मैटर था सिविल कोर्ट का लेकिन उसे सुन लिया रेवेन्यू कोर्ट ने, तो फिर क्या होगा? द सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट शैल सबमिट द रिकॉर्ड ऑफ द सूट टू द हाई कोर्ट. तो फिर ऐसी सूरत हाल में इन दोनों केसेस में सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट अपने अपने मैटर्स के रिकॉर्ड को सबमिट करेगी हाई कोर्ट को. सबसेक्शन 2, if on the perusal of record it appears to the high court that the suit was so determined in good faith and the parties have not been prejudiced by the mistake as to jurisdiction, the high court may order that the decree be registered in the court which had jurisdiction. अब जैसे ही हाई कोर्ट को ये रिकॉर्ड मौसूल हुआ, उस रिकॉर्ड को पेरूज करने के बाद अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि सूट जो है उसको गुड फेथ में डिसाइड किया गया, यानी कि सूट का फैसला जो है उससे पार्टीज किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं हो रही, पार्टीज को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, गुड फेथ में एक मैटर को डिसाइड किया गया है, तो हाई कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगी कि जो डिक्री इन कोर्ट की तरफ से पास हुई है उसको उस कोर्ट में रजिस्टर किया जाए जिसके पास जुरिस्डिक्शन है. सबसेक्शन 3, if it appears to the high court otherwise than on submission of record under subsection 1 that the civil court has determined a suit of the class mentioned in section 77 which have been heard and determined by the revenue court, the high court may pass any order which it might have passed if the record had been submitted to it under that subsection. क्लॉज 3 कह रही है कि अगर रिकॉर्ड सबमिट करने के अलावा किसी और तरह से हाई कोर्ट को ये लगता है कि सिविल कोर्ट ने कोई ऐसा मैटर डिसाइड कर लिया है, कोई ऐसा मैटर सुन लिया है जो कि सेक्शन 77 जो
थ्री ग्रुप्स में जो मैटर्स डिस्कस हुए थे जो कि रेवेन्यू कोर्ट के इख्तियारात में थे, लेकिन उनको सिविल कोर्ट ने सुन लिया है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, बिल्कुल वही ऑर्डर जो उसने रिकॉर्ड के केस में किया था कि डिक्री को उस कोर्ट में रजिस्टर किया जाए जिसके पास ऑलरेडी जुरिस्डिक्शन है इस मैटर को सुनने की। सबसेक्शन 4, विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट टू द डिक्री द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन इन अ रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट एज इन दी सर्कमस्टांसेस अपीयर्स टू बी जस्ट एंड प्रॉपर। सबसेक्शन 4 कहता है कि डिक्री पास होने के बाद की जो प्रोसीडिंग्स है उनके हवाले से हाई कोर्ट क्या ऑर्डर पास कर सकती है, यानी कि अगर उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवानी है या उस डिक्री से रिलेटेड अपील करनी है या रिव्यू करना है या फिर रिवीजन फाइल करनी है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है कि इस डिक्री की जो सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग्स है यानी कि इसकी एग्जीक्यूशन या अपील वो उसी कोर्ट में कराई जाए जो कि प्रॉपर फोरम है, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट है या सिविल कोर्ट है। यानी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या होगा कि जो प्रॉपर फोरम है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, डिक्री की जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपर फोरम में होनी चाहिए। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5, एन ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंक्लूसिव एज अगेंस्ट द पर्सन्स हु वर नॉट द पार्टीज टू द सूट और प्रोसीडिंग एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु वर पार्टीज एंड द डिक्री और प्रोसीडिंग्स टू विच द ऑर्डर रिलेट शैल हैव the effect as if it had been made by the court in which the order has required it to be registered। अब हाई कोर्ट इस सेक्शन के अंडर जो भी ऑर्डर पास करेगी वो कंक्लूसिव होगा, वो फाइनल होगा। किन किन लोगों के लिए? जो पार्टीज टू द सूट थी और उन लोगों के लिए भी जो पार्टीज टू द सूट नहीं थे। यानी कि अगर इसके बाद ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है तो इट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। अगर ऐसे हालात फिर से क्रिएट हो जाते हैं तो उनमें हाई कोर्ट का ये ऑर्डर जो है वही कंक्लूसिव समझा जाएगा। और दूसरी बात क्या की गई है कि अगर वही बात सिविल कोर्ट का मैटर रेवेन्यू कोर्ट ने देख लिया या रेवेन्यू कोर्ट का मैटर सिविल कोर्ट ने देख लिया, तो अगर हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो बिल्कुल ये उसी तरह समझा जाएगा जैसा कि इसकी असल कोर्ट ने, यानी कि जिसके पास जुरिस्डिक्शन थी, जिसके पास से इस ऑर्डर या डिक्री ने पास होना था, ये उसी कोर्ट से पास हुआ है। अब ये कंक्लूसिव समझा जाएगा, कोई भी पर्सन इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता। सबसेक्शन 6, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1884। अब यहाँ पर बात की गई है कि इस सेक्शन की जो प्रोविजंस है वो किन सूट्स पर एप्लीकेबल होंगी, यानी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर किन सूट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कि 1 नवंबर 1884 पर या उसके बाद जितने भी सूट्स इंस्टीट्यूट किए हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हुई हैं, उन सब के लिए ये इस सेक्शन की प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल कंसिडर होंगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 100 के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि अगर मिस्टेकनली कोई कोर्ट कोई जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर लेती है तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वैलिड कंसिडर होंगी एज पर दी रूलिंग्स ऑफ हाई कोर्ट। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।